Today I am going to explain numerical problems. वही जो रिडबर्ग इक्वेशन हमने आपको बताया, तो उस पर एनर्जी और रेडियस फाइंड करने से रिलेटेड और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। एनर्जी और रेडियस ऑर्बिट की हम कैसे फाइंड करते हैं वो यहाँ पे और न्यूमेरिकल हम देख रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो ये है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट। जो एनर्जी एसोसिएटेड है किससे? फर्स्ट ऑर्बिट से, यानी n1 इक्वल टू आप क्या कह सकते हैं 5 कह सकते हैं। इसमें तो एक ही ऑर्बिट दिया हुआ है। फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज 2 - 2.17 into 10 to the power -18 जूल एटम इनवर्स। ये गिवन है, पूछ जा रहा है कि व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट। तो फर्स्ट तो ये पूछ रहा है कि फिफ्थ ऑर्बिट में एनर्जी जो है ऑर्बिट की वो क्या होगी, और सेकंड क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपका, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोथ फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है उसमें एनर्जी फाइंड करने की बात कह रहा है, और जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें रेडियस कैलकुलेट करने की बात है। तो दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एनर्जी और रेडियस। अब हम फर्स्ट हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें हम एनर्जी वाला जो फॉर्मूला आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि En इक्वल टू -2.17 इंटू 10 to the power -18 जूल अपॉन n स्क्वायर, और एटम इनवर्स ये फॉर्मूला है। अब एनर्जी एसोसिएटेड विद फिफ्थ ऑर्बिट, एनर्जी जो है वो फिफ्थ ऑर्बिट के लिए आपको फाइंड करनी है। ये लिखा हुआ है व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट। तो फिफ्थ ऑर्बिट के लिए आपको एनर्जी फाइंड करनी है, तो En की जगह जो है E5 हो जाएगा इक्वल टू, बस बाकी सब सेम रहेगा, और ये फॉर्मूले में हमने वैल्यू अप्लाई किया हुआ है। n स्क्वायर की जगह n इक्वल टू आपको जो है कौन सा ऑर्बिट है, फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी आपने फाइंड करनी है। तो n की जगह हम क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, तो 5 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो इसको आपने पूरी तरीके से जो सॉल्व किया है उसमें जो हमारा एनर्जी का आंसर आया है वो है -8.68 into 10 to the power -20 जूल। ये -18 जो है 20 हो गया है। इट्स मीन एक पॉइंट हमने ये है आगे ले लिया, ठीक। तो इस तरीके से इतने जूल हमारी ये एनर्जी फाइंड होगी। अब हम रेडियस फाइंड करते हैं बोर्स की। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन हमें गिवन है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोथ फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स के लिए हमको रेडियस कैलकुलेट करना है। तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है Rn इक्वल टू क्या है, 0.0529 इंटू n स्क्वायर नैनोमीटर nm। तो 0.0529 तो ऐसे ही रहेगा, तो फॉर्मूले में है। n स्क्वायर की जगह हम 5 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये हमारे फिफ्थ ऑर्बिट के लिए पूछा गया है। तो n ऑर्बिट है तो 5 का स्क्वायर कर दिया हमने, और इन सभी को मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर फाइंड होगा ये यही है 1.3225 nm। nm का मतलब है नैनोमीटर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम would have the same wavelength of the Balmer transition। बामर वाली सीरीज है, बामर ट्रांजिशन, और n इक्वल टू 4 to n इक्वल टू 2। दो वैल्यू दी हुई है, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2, यानी n1 ये हो जाएगा, n2 ये हो जाएगा, क्योंकि n1 हमेशा लोअर वाला होता है, n2 हमेशा हायर वाला होता है। ऑफ He प्लस स्पेक्ट्रम, दो स्पेक्ट्रम है इसमें, एक हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है और दूसरा हीलियम का स्पेक्ट्रम है। तो दोनों की वेवलेंथ हमको देखनी पड़ेगी, फिर उसके कंपैरिजन में आपको बताना। अब सॉल्यूशन लेते हैं। पहले जो है हम हीलियम आयंस के लिए लेते हैं, फॉर्मूला वही है 1/λ = r इंटू z स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर।
N1 लोअर एनर्जी, N2 हायर एनर्जी, Z नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, R आपका सेम ही रहेगा बोथ साइड, वैसे रिडबर्ग कांस्टेंट है, लैम्डा वेवलेंथ है। अब हम ये देखते हैं N1 हमें कितना गिवन है 2, ये लिख दिया N1 इक्वल टू 2। N2 हमें कितना गिवन है 4, ये N2 4, N1 2 है, N2 4 है, और Z जो है वो नंबर ऑफ एटम किसके, हीलियम की, हीलियम के जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, इसलिए Z इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 2 लिख दिया। अब यही जो वैल्यूज है उसको हम इसमें अप्लाई कर देंगे फॉर्मूले में, 1 अपॉन लैम्डा ऐसे रहा इक्वल टू R अपनी जगह है इंटू Z स्क्वायर की जगह क्या रख दिया मैंने 2 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N1 की जगह क्या ले लेंगे 2 का स्क्वायर माइनस N2 की जगह क्या ले लेंगे 4 का स्क्वायर। इसको आप एलसीएम लेकर फिर सॉल्व करेंगे, ठीक, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा जो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू ये निकल के आएगा, ये आएगा 3 अपॉन 4R, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 3 अपॉन 4R, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी तरीके से जो दूसरा आइटम हमें दिया हुआ है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, उसके लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू R, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो इसमें चेंज तो कुछ हो रहा ही नहीं है क्योंकि N1 और N2 की वैल्यू तो सेम ही है, R दोनों जगह सेम है, तो लैम्डा जो है वो सेम ही रहेगा इक्वेशन फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, क्योंकि जब N1 और N2 की वैल्यू सेम है तो इट्स मीन दोनों में ये लिखा हुआ है लैम्डा इज द सेम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो लैम्डा की वैल्यू भी क्या रहेगी सेम रहेगी। तो इसमें हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर इक्वल टू 3 अपॉन 4, ये दोनों के लिए क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर इक्वल टू 3 अपॉन 4, क्योंकि दोनों में भी ना जो लैम्डा की वैल्यूज आएगी वो सेम आएगी वो सेकंड वाले में। इसका मीनिंग ये है क्योंकि N1 और N2 जो है उनकी वैल्यूज क्या हैं वो सेम है, और हाइड्रोजन का तो एटम जो है Z का यहाँ पर वो भी नहीं है 1 है Z, तो इसलिए दोनों इक्वेशंस में जो वेवलेंथ है वो सेम है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि therefore the transition from n equal to 2 to n equal to 1, जो ट्रांजिशन हुआ है n equal to 2 से n equal to 1 में, तो हाइड्रोजन के लिए है, इन हाइड्रोजन एटम have the same wavelength, हाइड्रोजन एटम की जो वेवलेंथ है वो सेम है as the transition from n equal to 4 to n equal to 2 in He+। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो ट्रांजिशन हुआ है हाइड्रोजन के एटम्स में n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1, क्योंकि n इक्वल टू 1 क्या है हाइड्रोजन का एटम है, उसका एटॉमिक नंबर, उसका एक्साइटेड क्या हो सकता है n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में जो ट्रांजिशन हुआ है इन हाइड्रोजन एटम उसकी वेवलेंथ क्या है सेम है, और उसी तरीके से सेम ट्रांजिशन किसमें हुआ n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 इन He+।